हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर का सेट सी और सेट ए और सेट बी का टेस्ट पेपर हमने पहले सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग करेंगे सेट सी का क्वेश्चन पेपर। जो सेट ए और सेट बी हमने लास्ट टाइम किया था उसमें केवल मैट्रिक्स था, अब इसमें मैट्रिक्स भी है और डिटरमिनेंट भी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे हम लोग टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। और आज की सीरीज, आज के टेस्ट में हम लोग क्लास 12 का कर रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि बाकी की जो वीडियोस हैं वो भी आपको आसानी से मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट सी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का। आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर के इन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करना। मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और पहले इस पेपर को अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश की। फिर जहां आपको डाउट लगे वहां पर आप वीडियोस की हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। एक ए सेट दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी, एक ए कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए आई जे, और यहां लिखा है 2x2। 2x2 का मतलब ये हुआ कि जो ए मैट्रिक्स है उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। इस तरीके की मैट्रिक्स होगी, 2 रोज एंड 2 कॉलम की वो मैट्रिक्स है। और एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि इसकी जो वैल्यू होगी एलिमेंट की ए आई जे की, वो या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 तब होगी जब आई और जे बराबर होंगे, और 1 तब होगी जब आई और जे बराबर नहीं होंगे। तो देखिए, जो इसके अंदर एलिमेंट अगर लिखे जाएं, आई का मतलब रो होता है, जे का मतलब कॉलम है, तो यहां पर आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, यहां पर आएगा 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यहां पर आएगा 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहां पर आएगा 2 2। अब इसके अकॉर्डिंग जब आई और जे बराबर है तब उसकी वैल्यू 0 लेनी है, जब आई और जे बराबर नहीं है तो वहां पर वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 1 लेनी है। तो सबसे पहले वाला एलिमेंट देखते हैं, 1 1, आई और जे बराबर है, इसमें बराबर हैं तो वैल्यू कितनी होगी 0। 1 और 2 बराबर नहीं है, जब आई और जे बराबर नहीं है तो वैल्यू कितनी होगी 1। 2 1 जब आई और जे बराबर नहीं है तो वैल्यू कितनी होगी 1। 2 2 जब वैल्यू बराबर है तो कितनी होगी इसकी वैल्यू 0। आई और ए जे जब इक्वल है तब 0, जब इक्वल नहीं है तो 1 लेना है। और वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की पावर 2025। बहुत बड़ी पावर है 2025, इतना बड़ा हम मल्टीप्लाई तो हम लोग कर नहीं सकते, तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, कोई ना कोई सिमेट्री बनेगी। उस सिमेट्री को हमें पहचानना है। जब वो सिमेट्री हमें समझ में आ जाएगी तो फिर कितनी भी पावर हो हम उसको लिख पाएंगे। तो चलो पहले एक दो वैल्यूज निकाल के देखते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ए स्क्वायर के लिए हमें ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के साथ। ए में हमारे पास है 0 1 1 0, और इसको मल्टीप्लाई इसी के साथ करना है तो 0 1 1 0 के साथ मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, तो अगर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 की 0 में करी 0, 1 की 1 में करी तो 1, फिर 1 की, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, नहीं सॉरी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करना रह गया अभी। 0 की 1 में करेंगे तो 0, और फिर 1 की 0 में करेंगे तो 0। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 की 0 में करी तो 0 प्लस, और फिर 0 की 1 में करी तो 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 की 1 में करी तो 1, और 0 की 0 में करी तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स हमारे पास आई वो आई 1 0 0 और 1, ये ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब निकाल के देखते हैं, ए क्यूब कैसा आ रहा है। ए क्यूब अगर हम देखें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के साथ। ए स्क्वायर में है 1 0 0 1, उसको मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए जो है वो ये है 0 1 1 0। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई की, 1 की 0 में करी तो 0, 0 की 1 में करी तो 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 1 में करी तो 1, प्लस 0 की 0 में करी तो 0,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 की 0 में करी तो 0, और 1 की अगर 1 में करी तो ये 1 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 की 1 में करी तो 0, फिर प्लस, और अगर 1 की 0 में करी तो 0। तो इस तरीके से ए क्यूब की जो मैट्रिक्स हमारे पास आई वो कितनी आई, 0 1 1 और 0। तो देखिए एक सिमेट्री दिख रही है, ए की पावर जब 1 है तब 0 1 1 0 आ रहा है, ए की पावर जब 2 है तो 1 0 0 1 आ रहा है, ए की पावर जब 3 है फिर दोबारा 0 1 1 0 आ रहा है। इसका मतलब जब जब पावर में ऑड नंबर होगा तो हमें मैट्रिक्स इस तरीके की मिलेगी, और जब जब पावर में इवन नंबर होगा तो मैट्रिक्स हमें 1 0 0 1 की फॉर्म में मिलेगी। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो ए की पावर 2025 की निकालनी है, और 2025 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो पावर में ऑड नंबर होने पे जो आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, 0 1 1 और 0, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए की पावर 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी पार्ट कर रहे हैं, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल होगा। अब ए का अगर हम ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज में हम कुछ नहीं करेंगे, जो फर्स्ट रो होगी उसको बना देंगे फर्स्ट कॉलम। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और 3 है, तो 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। जो सेकेंड रो है उसे बना देंगे सेकेंड कॉलम, तो 7 5 7। जो थर्ड रो है उसे बना देंगे थर्ड कॉलम, तो 3 7 -5, तो ट्रांसपोज हो गया। अब ए मैट्रिक्स दोबारा उतार लेते हैं, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3, 7 5 7, तो 7 5 7, और 3 7 -5, तो 3 7 -5। ए का जो ट्रांसपोज है उसको हमने ए के इक्वल कर लिया, क्योंकि मैट्रिक्स जो दे रखी थी वो कैसी मैट्रिक्स दे रखी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें दे रखी थी। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल टू में है तो हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल टू में होती हैं तो हर एक एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। तो 1 के इक्वल हो गया, 7 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम इक्वल लिख सकते हैं 7 के। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 + 2, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9। एक्स की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट करने पर आ जाएगी +-3, 9 का स्क्वायर रूट +-3 होगा। तो दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर एक्स की, एक आएगी +3 और एक आएगी -3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और फाइंड आउट करना है ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कुछ फॉर्मूले से करेंगे, कुछ ट्रिक से करेंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट तो नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कुछ ट्रिक लगाएंगे, कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 2 है, 2023 है, 2024 है, 0 है, 1 है, 2022 है, और 0 है, 0 है और 5 है, और a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला ही समझा देता हूं। अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल होती है। आपको पूरा एडजॉइंट निकालने की और फिर उसको a से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें a का क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर हम करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ 200, 2023 10, 2024 2022 और 5। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए आप ये देखा कीजिए कि कौन सी रो में या कौन से कॉलम में जीरोस ज्यादा हैं।
अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आपको 2 जीरो मिल जाए तो वहां पे एक्सपेंड करना हमारे लिए सबसे आसान पड़ता है, क्योंकि जीरो के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखूं तो यहाँ पे 2 है, फिर भी ये दोनों जीरो है, तो हम इसका जो एक्सपेंशन करेंगे वो फर्स्ट कॉलम के लिए करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। तो कॉलम 1 का पहला एलिमेंट अगर लें तो 2 आएगा, 2 वाली रो को छोड़ दो, 2 वाले कॉलम को छोड़ दो, तो बचेगा 1 2 0 2 2 2 0 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ रहे हैं, फिर 0 और 5। बाकी ये 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई से सब कुछ ही 0 होगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा भी 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई से सब कुछ ही 0 होगा, तो उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये फायदा होता है कि अगर आप 0 वाली रो या 0 वाले कॉलम पे एक्सपेंड 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 0 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। अब हमें चाहिए ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 10 आई है इंटू आई। अगर वैसे तो ये भी आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर देना हो तो आई का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 10 की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 0 0 0 10 0 और 0 0 10। ये वैल्यू हो जाएगी a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस -3 0 3 0 एंड 0 k इज 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 9 स्क्वायर यूनिट गिवन है, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम सबसे पहले यूज करेंगे। यहां पर बी पार्ट है, अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो वैल्यूज ने हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 9। चलिए पहले वैल्यू डाल लेते हैं। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जो होते हैं ये क्या होते हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो x1 y1 की वैल्यू है हमारे पास -3 और 0, x2 y2 की वैल्यू है 3 और 0, और x3 y3 की वैल्यू है 0 और k, लास्ट में 1 1 1। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा हाफ। अब इसमें भी एक्सपेंड करना है तो 2 0 देखते हैं कहां पर है। तो सेकंड कॉलम में हमें 2 0 नजर आ रहे हैं, तो सेकंड कॉलम पे हम इसे एक्सपेंड कर देंगे तो सबसे आसान पड़ेगा हमारे पास। और सेकंड कॉलम पे अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो सेकंड कॉलम के एक्सपेंशन का एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट वाली टर्म नेगेटिव होगी, सेकंड वाली टर्म पॉजिटिव होगी और थर्ड टर्म नेगेटिव होगी। को फैक्टर की वजह से ऐसा होता है। तो फर्स्ट वाला तो 0 ही आएगा, नेगेटिव में आएगा 0 आएगा, तो 0 की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ देते हैं। सेकंड वाला पॉजिटिव होगा लेकिन वो भी 0 है तो उसकी भी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड वाला -k आएगा, और -k वाली रो और कॉलम को छोड़ दें तो -3 1 3 और 1। ये जो बाहर से मैंने लगा रखा है ये मॉडुलस साइन है, क्योंकि एरिया जो होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो ये बचा -k। यहां अगर डिटरमिनेंट, ये अंदर वाला डिटरमिनेंट है, बाहर वाला मॉडुलस है, तो -3 और -3, तो 1/2 ये आ जाएगा -k, और -k के साथ मल्टीप्लाई में आएगा -6, तो ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करने पर मॉडुलस के अंदर 6 है। ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन था वो था 9 स्क्वायर यूनिट, और मॉडुलस ऑफ के की वैल्यू हमें निकालनी थी। चलिए करते हैं। एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट हमें अगर गिवन है, तो जो भी यहां से हमारा एरिया आया है, जितना भी ये एरिया है स्क्वायर यूनिट, हाफ मॉडुलस 6k को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर यूनिट। 6 तो कांस्टेंट नंबर है, बाहर ले लेते हैं तो मॉडुलस में k रह जाएगा बस केवल 9। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, और तो 3 मॉडुलस k इक्वल हो जाएगा 9,
और मॉडुलस ऑफ के की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9/3। तो मॉडुलस ऑफ के की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। तो मॉडुलस ऑफ के की ही वैल्यू निकालनी है। अगर के की वैल्यू निकालनी होती है तो हमारे दो आंसर होते हैं, एक +3 और एक -3। पर फिलहाल हमें केवल मॉडुलस ऑफ के निकालना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स पी। पी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है और ये बाकी कुछ कंडीशंस में दे रखी है, मतलब कुछ मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में पी मैट्रिक्स लिखी हुई है और पी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले वाली मैट्रिक्स नाम जैसे ए दे देते हैं, 2 3 1 2 को हमने ए नाम दे दिया। जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको बी नाम दे देते हैं, 7 -2 1 1 को। और जो लास्ट में मैट्रिक्स है उसको सी नाम दे देते हैं, 4 3 1 1। इस तरीके से हमारा हुआ a इंटू पी इंटू बी इक्वल टू सी। इसमें मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर उनको पी मैट्रिक्स निकालनी है तो वो यहाँ पे इसको ए बी सी डी ऐसे लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 आएगा। तो 2/2 की एक मैट्रिक्स लेट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप इसको इनवर्स का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, पहले हमने इसको ए बी और सी नाम दे दिया। अब पी मैट्रिक्स हमें निकालनी है, मतलब वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी यहां से हटाना पड़ेगा। ए और बी हटाने के लिए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी इनवर्स से और पी इनवर्स से, सॉरी पी इनवर्स से नहीं, ए इनवर्स से और बी इनवर्स से। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई तुमने लेफ्ट में करी है तो यहां सी के साथ भी ए इनवर्स आपको लेफ्ट में ही करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स में जरूरी बात होती है कि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर इनवर्स की मल्टीप्लाई आपने इधर लेफ्ट में रखी हुई है तो यहाँ पे भी आपको जो मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट में रखनी पड़ेगी। ऐसी बी हटाने के लिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बी इनवर्स अगर आप राइट साइड में लिख रहे हैं तो सी के भी बी इनवर्स जो है वो राइट साइड में ही आएगा। इस ऑर्डर को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, पी बी इंटू बी इनवर्स आई होता है, और ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स। पी को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी रहेगा, फिर आई से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स। जैसे इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। अब हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू ऑब्टेन करनी है और वो वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 2। इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 2 2 जा 4 3 1 जा 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी 1। 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, हमें पूरे कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हमें एडजॉइंट मिलता है। कैसे, ये वाली जो डायगोनल एलिमेंट है इनको तो कर देते हैं हम इंटरचेंज, ये 2 ऊपर ये 2 नीचे, और जो नॉन डायगोनल ये दूसरा वाला जो डायगोनल है इसके एलिमेंट को हम केवल साइन चेंज कर देते हैं। ऐसा 2/2 में आप लोग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको एडजॉइंट मिल जाता है। और अब अगर हम यहां से इनवर्स निकालें, तो ए का जो इनवर्स होगा फॉर्मूला क्या होता है, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमारी 1 आई है और इसकी वैल्यू है 2 -3 -1 और 2। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। बाहर का 1 तो हम नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो ये हमारे पास आ गई है ए इनवर्स की वैल्यू। सेम ऐसे ही अब हम बी इनवर्स निकालेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 7 -2 1 और 1। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, बीच में माइनस साइन, 1 की मल्टीप्लाई -2 में, तो -2 तो ये हो जाएगा 7 + 2। और डिटरमिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू को। एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डायगोनल का एलिमेंट है इनको तो कर देंगे इंटरचेंज। ठीक है, वहां समझ में नहीं आएगा, वहां दोनों ही 2 थे, पर यहां समझ में आएगा। 1 को हमने ऊपर कर दिया, 7 को हमने इधर कर दिया। तो डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर देना है, इंटरचेंज। और जो दूसरे वाले डायगोनल का एलिमेंट है इनके कर देना है साइन चेंज, डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाता है। अब यहां से अगर हम बी इनवर्स निकालें तो वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ डी।
तो बी इनवर्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू है 9 और एडजॉइंट की वैल्यू है 1 2 -1 और 7। तो इस तरीके से हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया और बी इनवर्स भी आ गया। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो P की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स है 2 -3 -1 2 और C मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर थी, C मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर थी 4 3 1 1, C मैट्रिक्स थी 4 3 1 1 4 3 1 1 और लास्ट में है हमारे पास कितना B इनवर्स होगा। तो B इनवर्स की वैल्यू आई है 1/9 और 1 2 -1 और 7। इस 1/9 तो शुरू में लिख लेते हैं। अब रह गई ये मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैंने अभी अभी आप लोगों को करके दिखाई है। फर्स्ट मैट्रिक्स में से लेते हैं हम रो और सेकंड मैट्रिक्स में से लेते हैं कॉलम। तो मल्टीप्लाई वाला काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, तो मल्टीप्लाई वाला काम आप लोग करना। तो ये इजी काम है, ये आप लोग कर सकते हैं। ये बाहर 9 है, 2 9 है, तो 1/9 और ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे आएगा 231 -1 -11, 231 -1 और -11, ये इसका आंसर हो जाएगा और यही हमारे पास पी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर रखी थी तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आप लोग इसको करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, जो उसका आंसर आ जाएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर थर्ड मैट्रिक्स भी कर देना। चलिए, तो यही हमारे पास आंसर हो गया, पी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद एक ए मैट्रिक्स है 3/3 की और एक ए मैट्रिक्स है 3/3 की। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हो गया n कितना हो गया 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -2। अब इसमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डिटरमिनेंट की या एडजॉइंट की इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो हम यूज करेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। हमें निकालना है -2 ए इनवर्स की वैल्यू, 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई स्केलर टर्म है और पूरे का डिटरमिनेंट हो रहा है, स्केलर टर्म को आप बाहर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं प्रॉपर्टी, क्या यूज करते हैं, अगर डिटरमिनेंट ऑफ के ए करना है तो बाहर आने पे के की पावर n हो जाता है और डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है। तो यहां पे तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये तो डायरेक्ट वैल्यू डल जाएगी। और यहां पर है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n के इक्वल होती है। तो चलिए यहां डाल देते हैं ये सब। -2 की पावर हो जाएगा 3, बाहर आ गया, डिटरमिनेंट बचेगा ए इनवर्स का, +2 डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको हम लिख पाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, और n कितना है 3। एक प्रॉपर्टी और यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये भी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो ये तो -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए +2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3। और अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू -2 है, अगर वो लें तो -8 मल्टीप्लाई 1 में -2 +2, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -2 और उसकी पावर 3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस कर देगा, 2 4 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे -4 हो जाएगा और यहाँ -8 हो जाएगा। 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा -8 और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड शो दैट a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, कुछ हमें प्रूफ करके लाना है। सबसे पहले तो इसका इनवर्स निकालते हैं, सारी बातें उसके बाद 2/2 में है तो बड़ी आसानी से इनवर्स निकलेगा। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो ए बी सी 1 + BC अपॉन ए। डिटरमिनेंट के लिए इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो a की मल्टीप्लाई होगी 1 + BC अपॉन ए के साथ माइनस b की मल्टीप्लाई c के साथ,
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल, और कितना जाएगा 1। एडजॉइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइन के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल जो डायगोनल के एलिमेंट है इनको तो कर देंगे इंटरचेंज। 1 प्लस बी सी अपॉन ए इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और इस डायगोनल के जो एलिमेंट है इनके कर देंगे हम साइन चेंज। तो एडजॉइन बड़े प्यार से निकलता है 2/2 का। इनवर्स अगर निकालना है तो इनवर्स होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमारे पास 1 ही आई है, तो एडजॉइंट जो है वो आया है 1 प्लस बी सी अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी और ए। ये हो गया हमारे पास इनवर्स। अब प्रूफ करते हैं, तो उसका एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में ए को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ, ए को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ। इनवर्स है 1 प्लस बी सी अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और ये ए स्क्वायर, ये तो एलएचएस हो गया। अब आरएचएस भी देखते हैं, तो आरएचएस में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, साथ में है आई और माइनस ए और साथ में है ए मैट्रिक्स। ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास ए बी सी और 1 प्लस बी सी अपॉन में ए। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो दोनों तरफ का आंसर हमारे पास सेम आ जाना चाहिए। जो एलएचएस से आंसर आ रखा है वही आंसर हमें आरएचएस में मिल जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ये आएगा ए बी, ये आएगा ए सी, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बी सी। और अब इन दोनों मैट्रिक्स को कर देंगे सबट्रैक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 में से माइनस होगा ए स्क्वायर, 0 में से माइनस होगा ए बी, 0 में से माइनस होगा ए सी, और ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 में से माइनस 1 होगा माइनस बी सी। ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, ये आ गया 1 प्लस बी सी, ये आ गया माइनस ए बी, ये आ गया माइनस ए सी, और ये यहाँ पे बच गया केवल ए स्क्वायर। अब जरा मैच करो, क्या एलएचएस आरएचएस सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 1 प्लस बी सी 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी, ए स्क्वायर। तो एलएचएस को हमने प्रूफ कर दिया कि वो किसके इक्वल है? आरएचएस के इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करके इसमें लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। इसमें हमें इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी और फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। A school wants to award its student for the values of honesty, regularity and hard work. एक स्कूल है जो अपने स्टूडेंट्स को अवार्ड दे रहा है 3 क्वालिटीज के लिए, ऑनेस्टी है, रेगुलरिटी और हार्ड वर्क है, विद अ टोटल कैश अवार्ड 6000। टोटल जो कैश अवार्ड है वो 6000 है, इनका मिला करके, तीनों का मिला के 3 times द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क एडेड टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी अमाउंट टू ₹11,000। अगर हम जो हार्ड वर्क की अमाउंट है उसका 3 times को ऐड कर दें ऑनेस्टी वाले अमाउंट के साथ, तो टोटल आता है 11,000। द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क का मिला के जो पैसा है वो डबल है किसका? रेगुलरिटी वाले अमाउंट का। रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द अवार्ड फॉर ईच वैल्यू यूजिंग मैट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले तो लेट करते हैं कि अमाउंट फॉर किसके लिए? सबसे पहला क्या था? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए जो अमाउंट मिल रहा है, सपोज क्या वो x है। दूसरी टर्म है रेगुलरिटी, द अमाउंट फॉर रेगुलरिटी। रेगुलरिटी के लिए जो अमाउंट मिल रहा है वो सपोज क्या y है, और अमाउंट फॉर तीसरा है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के लिए जो अमाउंट मिल रहा है सपोज क्या वो कितना है? z। ये 3 अमाउंट मिल रहे हैं।
अब कंडीशन क्या क्या थी? पहली कंडीशन ये थी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी कि तीनों को मिला के जो पैसा मिल रहा है वो 6000 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 6000, 3000 नहीं 6000। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है कि 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मतलब जेड है, जेड का जो 3 टाइम्स है उसको अगर हम ऐड कर दें किसके साथ? ऑनेस्टी वाले के साथ। ऑनेस्टी कितना है? x, तब उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 11,000, तब उसका जो टोटल आ रहा है वो 11,000। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें वो कह रहा है कि ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क के पैसे को इकट्ठा जो पैसा है वो डबल है किसका? रेगुलरिटी का। ऑनेस्टी का पैसा कितना है? x, हार्डवर्क का पैसा कितना है? z। ये दोनों का मिलाकर के जो पैसा है ऑनेस्टी का और हार्डवर्क वो डबल है किसका? रेगुलरिटी का। तो वो इक्वल टू डबल है किसका? रेगुलरिटी का, और रेगुलरिटी का पैसा कितना है? y। ये कंडीशन है थर्ड। ये थर्ड कंडीशन है कि ऑनेस्टी का और हार्डवर्क का मिलाकर के पैसा जो है वो रेगुलरिटी का डबल है। अब इस 2y को अगर हम इधर ले लें तो x माइनस 2y इक्वल टू में रह जाएगा 0। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या क्या आएगा? यहाँ कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे तो 1 1 1, यहाँ 1 आएगा, y तो है ही नहीं तो 0 आएगा, z के साथ 3 है, 1 आएगा, माइनस 2 आएगा, z के साथ कुछ नहीं है तो 1 आएगा। मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड हो जाएगा और इक्वल टू में 6000, 11,000 और 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशंस हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करनी है। तो पहले हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ये 3 मैट्रिक्स हैं, इनको कुछ नाम दे देते हैं। लेट कर लेते हैं, जो पहली मैट्रिक्स है वो A है, तो A दे दिया हमने 1 1 1 1 0 3 1 माइनस 2 1 को। X नाम दे दिया हमने किसको? X Y Z को। और B नाम दे दिया जैसे हमने किसको? 6000, 11,000 और 0, इसको हमने C नाम दे दिया। इस तरीके से मैट्रिक्स हमारी हुई A X इक्वल टू B। अब हमें यहाँ से X मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ लेफ्ट में करिए तो यहाँ भी लेफ्ट में करेंगे। A इंटू ए इनवर्स I हो जाएगा, A इनवर्स इंटू B, I इंटू एक्स करने पे X आएगा, A इनवर्स इंटू B। इसके लिए अब हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा A इनवर्स। X मैट्रिक्स निकालने के लिए A इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। A इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। A का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 1 1 1 0 3 1 माइनस 2 और 1, और इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंशन मैंने आपको सिखाया रखा है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो एक्सपेंशन हमने पहले भी किया था। तो रो 1 के लिए एक्सपेंड अगर कर देंगे, या आप कॉलम 1 के लिए भी कर सकते थे, या कॉलम 2 के लिए, या रो 2 के लिए भी कर सकते थे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए रो 1 के लिए ही कर लेते हैं। 1 अगर लिखेंगे तो 1 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 आएगा, 3 आएगा, माइनस 2 आएगा और 1 आएगा। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस 1 आएगा, माइनस 1 की रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। फिर तीसरा एलिमेंट लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 1 की रो 1 के कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 0 1 और माइनस 2 आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करके, ये 2/2 के डिटरमिनेंट बन रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन करना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ इसकी। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास 6, यहाँ से डिटरमिनेंट की जो वैल्यू मिलेगी आपको मिल जाएगी 6। अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स। अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कोफैक्टर्स का जो तरीका होता है वो क्या होता है? C11। देखिए, अगर इन दोनों का सम इवन है तो वो कोफैक्टर के बाहर हम जो साइन लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? प्लस का। और 1 1 का मतलब है आपको पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देना है, तो ये आएगा 0 3 माइनस 2 और 1। इसको आप कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करके आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस, और एक माइनस ये बीच में होता ही है तो -6। तो 1 + 6 बाहर पॉजिटिव है तो ये आ गया 7, C11 की वैल्यू। ऐसे फिर C12 निकालेंगे। C12 इन दोनों का सम अगर ऑड है तो बाहर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे और फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 1 1, फर्स्ट रो और
सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 3 1 और 1 हमारे पास बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 -3 आएगा, तो ये कितना आएगा -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही C13 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और बाकी के भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। 9 को फैक्टर में यहाँ पे निकालना है। C21 की वैल्यू आएगी, C22 की वैल्यू आएगी, C23 की वैल्यू आएगी, फिर C31 की वैल्यू आएगी, C32 की वैल्यू आएगी, C33 की वैल्यू आएगी। और उनको जब को फैक्टर आ जाएंगे तो को फैक्टर के हम एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो को फैक्टर की वैल्यूज आप निकाल लेना। ध्यान रखना जब इनका सम ऑड होगा तो ऑड वालों में बाहर एक नेगेटिव साइन जरूर लगा देना, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो बाकी का एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट बना के उसे आपको सॉल्व करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए की जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो आ जाएगी 6 2 -2, 6 2 -2। जैसे अच्छा यहां मैंने गलती कर दी थी, 1 की 0 में मल्टीप्लाई करी थी तो ये 0 आना था, और 6 की अगर 0 से ऐड करते तो 6 आता। तो देखिए 6 2 लास्ट वाला आएगा -2, अगला आएगा -3 और 3 -2 और -1। तो ये एडजॉइंट की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब एडजॉइंट जब आप आ जाएगा तो उसका करना होगा ट्रांसपोज। एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट में कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बन के आएगी उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स हम कर देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके अगर लिखेंगे तो जो पहली रो होगी वो पहला कॉलम बनेगा, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बनेगा, और जो तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। क्या करना है, जो कोफैक्टर्स आएंगे उन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स का कर देना है ट्रांसपोज। उससे आपको यहां मिलेगा एडजॉइंट। और एडजॉइंट से अब निकालेंगे इसका इनवर्स। इनवर्स अब आएगा इनवर्स फॉर्मूला वही पहले वाला, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी 6, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी 6, और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 6 -3 3 2 0 -2 -2 3 और -1। ये इनवर्स आ गया। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स थी उसमें डालते हैं वैल्यू। इक्वेशन में क्या थी हमारे पास, x = a इनवर्स इंटू बी था। x = कितना था, a इनवर्स इंटू बी। अब यहां पर हम a इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू डालेंगे तो हमें x मैट्रिक्स मिल जाएगी। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो x मैट्रिक्स की फाइंड आउट करनी थी। x = हमारे पास a इनवर्स b है। x जो थी वो क्या थी, x y z। a इनवर्स की वैल्यू आई 1/6, और यहां पर आया था हमारा एडजॉइन करके जो आया था वो लिख देते हैं नीचे से देखने के बजाय। हमारा आया था 6 -3 3, 6 -3 और 3, 6 -3 और 3। इसके अलावा 2 0 -2, 2 0 -2, और फिर आया था हमारे पास -2 3 -1, -2 3 और -1। तो ये हमने नीचे अभी इनवर्स की मैट्रिक्स बनाई थी 6 -3 3 वाली, ये वाली 6 -3। और मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स लिखी है तो बी मैट्रिक्स ये रही हमारे पास 6000 11000 और 0। तो बी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो बी मैट्रिक्स है 6000 11000 और 0। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x y z, अभी 1/6 को बाहर ही रहने दो। अगर ये आपने अंदर कर दिया तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36,000, -3 की इसमें करेंगे तो माइनस का 33,000, और 3 की इसमें करेंगे तो ये आएगा 0, 2 की इसमें करेंगे तो 12,000, 0 की 11,000 में करेंगे तो 0, -2 की 0 में करेंगे तो 0, -2 की 6,000 में करेंगे तो माइनस के 12,000, 3 की 11 में करेंगे तो 33,000 हो जाएगा ये, और -1 की 0 में करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये जो सॉल्व करके आएगा और फिर 6 से डिवाइड करने पे जो आएगा वो आ जाएगा 500। 6 से डिवाइड करने के बाद 500, 2000 और 3500, ये आ जाएगी इसकी कैलकुलेशन करके। आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना और फिर उसके बाद 6 से डिवाइड कर देना, ये आसान काम है। तो x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 500,
y की जो वैल्यू हो गई वो 2000 और z की जो वैल्यू हो गई वो 3500। पर ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आएगा आपको आंसर वर्ड्स में ही देना है। जो पहला x वाला पैसा था वो था किसके लिए था? पहला था ऑनेस्टी का, फिर रेगुलरिटी का, फिर हार्ड वर्क का। ऑनेस्टी, रेगुलरिटी और हार्ड वर्क का पैसा था। तो अमाउंट फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का जो पैसा हो गया वो गया ₹500 और अमाउंट फॉर रेगुलरिटी, रेगुलरिटी का जो पैसा हो गया वो हो गया ₹2000 और तीसरा था हार्ड वर्क, अमाउंट फॉर हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क का जो पैसा हो गया वो हो गया ₹3500 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक सेट के अंदर हम लोग 7 ही क्वेश्चन रखते हैं, तो ये 7th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है यहां पर 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4 और इनवर्स निकालना है। तो सब कुछ वैसे ही जैसे पहले किया था, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं आपको। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप इसे एक्सपेंड कर देना और डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आपको यहां पे मिलेगी वो मिलेगी 67। फिर इसके कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर से आपको क्या मिलेगा? एडजॉइंट। कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनेगी, तो कोफैक्टर इसके आएंगे 6 -6 14 -15 -6 14 -15। इसके अलावा 17 5 9 17 5 और 9 ये कोफैक्टर आएंगे इसके, और 13 -8 -1 13 -8 और -1। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स का कर देना ट्रांसपोज, उससे आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट। तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी -6 14 -15 17 5 और 9 13 -8 और -1। और यहां से मिल जाएगा आपको फिर ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/67 और ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स -6 17 13 14 5 और -8 -15 9 और -1, ये वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की। अब ए इनवर्स जब आपके पास आ जाएगा तो अब आपको इसका यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए, अब इक्वेशन को अगर हम लिखें, अगर हम इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लाएं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x + 2y + 3z = 8 है, 2x + 3y - 3z = -3 है, और -3x + 2y - 4z = -6 है। इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में कितना आएगा? अगर हम इसे लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4 इंटू में आएगा x y z इक्वल टू में आएगा 8 -3 और -6। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मैच कर रही है क्या? देखते हैं, क्या कर लेते हैं। ये थी हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 -3 2 3 2 3 -3 4। ये मैच तो कर रही है, लेकिन ये इसका ट्रांसपोज है। देखिए, जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में है, जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में है, जो थर्ड रो में है वो थर्ड कॉलम में है। तो मैट्रिक्स है तो सेम, लेकिन ट्रांसपोज करने पर सेम है, सेम बिल्कुल सेम नहीं है। तो ट्रांसपोज अगर है तो इसका मतलब इसको मैं ए तो नहीं कह सकता, इसे मुझे बोलना पड़ेगा ए का ट्रांसपोज। ये है ए का ट्रांसपोज, और इसको नाम दे देते हैं जैसे एक्स और इसको नाम दे देते हैं जैसे बी, ठीक है ना। तो वेयर हमने एक्स किसको बोला है? एक्स जो बोला है वो बोला है एक्स वाई जेड मैट्रिक्स को, और बी जो बोला है वो किसको बोला है? 8 -3 और -6 को। अब ए ट्रांसपोज के इनवर्स, आप टी भी लगा सकते हैं और डैश भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लिखते हैं ट्रांसपोज को। इनवर्स हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये हो जाएगा पूरा मिलकर के आई एक्स इक्वल टू, अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है यहां पर
कि आप किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करो, बाद में उसका इनवर्स निकालो, या पहले आप उसका इनवर्स निकाल लो और बाद में उसका ट्रांसपोज कर दो, बात सेम आती है, इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ए ट्रांसपोज के इनवर्स को मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इंटू एक्स करने पे एक्स आ जाएगा। अब ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना है, ए इनवर्स का, देखिए ए इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स है ऊपर, ए इनवर्स हमने ये निकाली है अभी। इस ए इनवर्स का हमें क्या लिखना है, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखना है। तो ए इनवर्स का अगर हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो -6 17 13 पहले आएगा, मतलब 1/67 तो ऐसे ही रहेगा, 1/67 तो ऐसे ही रहेगा। अगर आपने कॉपी में लिख रखा है तो ए इनवर्स का आपको ट्रांसपोज करके लिखना है, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज मैं लिख देता हूं ऊपर वाली मैट्रिक्स से, -6 14 और -15, ये ट्रांसपोज करने के बाद आएगा 17 5 और 9, 13 -8 और -1, और मल्टीप्लाई में रहेगा बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स है 8 -3 और -6। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पिछली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया था। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे ये आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने भी नहीं कर रखी है, तो अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6 जा 48 -48, 14 3 जा 42 और 15 6 जा 90, और यहां से आ जाएगा 17 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 5 13 136, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 9 6 जा 54 हो जाएगा, 13 8 जा 104 हो जाएगा, -8 -3 को करेंगे तो +24 हो जाएगा, और -1 -6 को करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 67। देखिए ये दोनों ऐड होंगे तो ये 90 बनेगा, 90 से 90 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 136, और ये दोनों अगर ऐड हुए तो ये आएगा 69। तो 16 में से अगर 9 माइनस किया तो 7 आएगा, और 12 में से 6 माइनस किया तो 6 आएगा, तो प्लस का 67 आ जाएगा। ये यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 104 है, और 24 और 6 को ऐड करने पे 30 होगा। इसको अगर हमने ऐड किया तो 134 ये आ जाएगा, और अगर 67 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 67 2 जा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या था, एक्स वाई और जेड। जो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास थी वो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, एक्स वाई और जेड। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू हमें मिली वो मिली 0, y की जो वैल्यू मिली वो 1, और z की वैल्यू जो मिली वो 2। तो वर्ड प्रॉब्लम का तो कोई क्वेश्चन था नहीं है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। क्वेश्चन में हमें x y z की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक बार देख लेते दोबारा से, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, तो x y z की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, और जो इनवर्स हमने पहले निकाला था उसका यूज करना था। यहां पे जो अलग बात थी वो ये थी कि जो मैट्रिक्स हमारी इक्वेशन से बन रही थी वो गिवन मैट्रिक्स का जो थी वो ट्रांसपोज थी। इस गिवन मैट्रिक्स का ये वाली मैट्रिक्स क्या थी, ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखा था, ए नहीं लिखा था, और ए ट्रांसपोज के इनवर्स हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करी थी। बाद में एक प्रॉपर्टी और यूज करी थी कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, बात एक ही रहती है, ठीक है ना। यहां पे हमें क्या जरूरत पड़ रही थी, ट्रांसपोज का इनवर्स करना। तो ट्रांसपोज का इनवर्स तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा फिर इनवर्स निकालना पड़ेगा। जबकि अगर प्रॉपर्टी यूज कर ले, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दें, तो ए इनवर्स तो हमने पहले से ही निकाल रखा है, हमें बस केवल उसका ट्रांसपोजिट करना था। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। तो चलो, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है आपको तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे पास सेट टी था, नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारे पास सेट डी के लिए। थैंक्स।